हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया वो ऑर्गेनेली होता है जो आपकी हर एक सेल को पावर अप करता है। वो ऑर्गेनेली जिसके बिना हमारा सर्वाइवल नामुमकिन है। यही वो ऑर्गेनेली है जो हमारे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इस एनर्जी का यूज़ हम अपनी हर एक एक्टिविटी के लिए करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, द माइटोकॉन्ड्रिया। सो दीज आर द एनर्जी प्रोड्यूसर्स ऑफ द सेल एंड ये माइक्रोस्कोप में आराम से नहीं दिखते हैं, दे आर नॉट इजीली विजिबल। इनको देखने के लिए हमको कुछ स्पेसिफिक डाइस का इस्तेमाल करना पड़ता है और उसको हम लोग बोलते हैं बहुत ही जो कॉमन डाई है वो है जेनस ग्रीन बी। सो जेनस ग्रीन बी जो है ये एक तरीके का बहुत ही ग्रीन या ब्लैक कलर का पाउडर होता है। Janus green bee, right? So Janus green bee, in presence of oxygen, it becomes blue. और अगर वहां पर ऑक्सीजन नहीं आ रही तो वो होती है पिंक। तो इस तरीके से ये एक तरीके का इंडिकेटर है जो माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन ही नहीं करता बल्कि उसकी एक्टिविटी को भी हमारे को माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाता है, राइट। तो जेनस ग्रीन बी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने की डाई है, बहुत पुरानी डाई है। अब तो और अलग अलग नई नई तरीके के फ्लोरेसेंट डाइज मार्केट के अंदर आ गए हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये एक ट्रेडिशनल डाई है। ओके, चलिए। सो अब अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स की बात करें तो हर एक सेल के अंदर उसका नंबर वेरिएबल होता है, वो कोई फिक्स नंबर नहीं है। और वो डिपेंड करता है कि उस सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कितनी है। अगर उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तब माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर उस सेल के अंदर बहुत ज़्यादा होगा, वो प्रोपोर्शनेट होगा। और अगर उस सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कम है तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी उस सेल के अंदर कम होगा। इसका मतलब हुआ कि जितनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी, जितनी ज़्यादा सेल एक्टिव होगी, उतने ज़्यादा उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। नाउ अगर हम इनके शेप और साइज की बात करें तो ये भी कोई फिक्स नहीं होता, इनकी शेप और इनका साइज वेरी करता है। और वो वेरी डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी करता है, सेल टू सेल या टिश्यू टू टिश्यू भी वेरिएशन इनके अंदर रहता है। इनकी जो शेप होती है वो एक तरीके की सॉसेज शेप होती है, यानी सॉसेज की तरीके का ये शेप होता है, ये सिलेंड्रिकल होता है। और जो डायमीटर होता है वो एवरेज डायमीटर इज अप्रॉक्सीमेटली 0.5 माइक्रोमीटर होता है, यानी 0.2 से लेके 1 माइक्रोन तक की इनकी ये डायमीटर हो सकती है। और जो लेंथ होती है वो 1 से 4.1 माइक्रोन तक हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है, इनकी शेप के अंदर भी और इनकी साइज के अंदर भी। अगर आप देखें तो इस तरीके से ये माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल के अंदर मैट्रिक्स के अंदर पड़ा हुआ रहता है। ये इसकी ओपन स्ट्रक्चर है और ये इसकी क्लोज स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर ये न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये आपका ब्राउन कलर का जो डिस्टिंक्ट है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, चलिए। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके अंदर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक होती है हमारी आउटर मेम्ब्रेन, जो सबसे बाहर की मेम्ब्रेन होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है और जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है वो इनर मेम्ब्रेन हमारी फोल्डेड होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ ये फोल्ड्स दिखाई देंगे और ये जो फोल्ड्स होते हैं ये बहुत ही कॉन्टिग्यूअस लेयर्स में होते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। इसका स्पेसिफिक नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी, और सिंगुलर होता है क्रिस्टा और प्लूरल हो गया ये क्रिस्टी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन ने बहुत सारे क्रिस्टी बनाए हैं और ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है ये स्मूथ है। ओके, नाउ अब ये जो क्रिस्टी होते हैं इनका क्या फंक्शन है, ये बेसिकली इतनी फोल्डिंग्स की ज़रूरत क्यों होती है। इन फोल्डिंग्स की वजह से क्या होता है कि जो अंदर का जो सरफेस एरिया है वो बहुत बढ़ जाता है। अगर ये नॉर्मल मेम्ब्रेन होती, अगर ये कॉन्टीन्यूसली सिर्फ एक सिंगल मेम्ब्रेन होती तो इसका सरफेस एरिया बहुत कम होता। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए कितने सारे फोल्ड्स हैं। इन फोल्ड्स की वजह से क्या हुआ कि इसने अपना सरफेस एरिया बढ़ा लिया। और ये सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या हुआ कि जो एंजाइम्स और जितने मॉलिक्यूल सेलुलर रेस्पिरेशन में चाहिए होते हैं वो सारे इंक्रीज हो गए एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो ज़्यादा पैक हो सकते हैं और वो एटीपी का आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये क्रिस्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। देन ये जो क्रिस्टी होते हैं ये
एक तरीके से दो कंपार्टमेंट्स बना लेते हैं। इसमें जो मैट्रिक्स हो गया, जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट होता है, और जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है जो दो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स के बीच में होती है। तो आप ये देखिए कि ये हमारी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस आपकी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के पार्ट को बोलते हैं हम, इसीलिए इसका नाम है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और जो मैट्रिक्स है वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। तो इस तरीके से जो क्रिस्टी होता है ये दो कंपार्टमेंट्स में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को बांट देता है। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर एनर्जी को बनाते हैं और वो एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं, और एटीपीज आप जानते हैं कि ये सेलुलर करेंसी होती है हमारी, ये एनर्जी करेंसी होती है जो हर एक सेल की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, जो कि एक बहुत ही जनरल टर्म है। इसका जो मैट्रिक्स होता है इसके अंदर सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। नाउ यहाँ पर एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो डीएनए है वो हमारा सेल के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर 3 जगह पर मिलता है। पहला न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए होता है, स्ट्रैंड्स की तरह होता है वो। लेकिन जो प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये दो ऑर्गेनेलीज ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमको और डीएनए देखने के लिए मिलता है, और जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो सिंगल होता है और सर्कुलर होता है। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल होगा डीएनए का और वो भी सर्कुलर होगा। इसके अंदर आरएनए होंगे, बिकॉज डीएनए है तो उसके अंदर कोई ना कोई जीन्स जरूर होंगे, और जब वो जीन्स होंगे तो वो जीन्स को ट्रांसक्रिप्शन उनका होगा तो आरएनए बनेगा, तो इसमें आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो इनके अंदर राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन को बनाते हैं, वो राइबोसोम्स 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। 70S यूजुअली यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो साइटोसॉल के अंदर होते हैं और जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर लगे हुए होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो 80S होते हैं, और हमने पिछली क्लास में इसको डिस्कस भी किया था। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो याद रखिए वो 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, राइट। और इसके अंदर जितने भी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एंजाइम्स चाहिए, कंपोनेंट्स चाहिए, वो सारे के सारे आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। तो मैट्रिक्स जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी सेंटर होता है, जहाँ पर आपका ट्रांसक्रिप्शन भी होता है और एंजाइम्स का सिंथेसिस भी होता है, और साथ ही साथ बिकॉज जो मेम्ब्रेन जो होती है हमारी, क्रिस्टी होता है, उसके अंदर हमारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, वहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन भी होता है। तो ये बहुत ही हाई एक्टिविटी ऑर्गेनली होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इसका मतलब ये है कि अगर ऑक्सीजन होगी तभी यहाँ पर सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा, तभी माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वहाँ पर आपका ऑक्सीजन नहीं है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन वहाँ नहीं होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पर बहुत कम होंगे या बिल्कुल नहीं होंगे। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, वो साइटोसॉल के अंदर होता है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिए। अब जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो एनर्जी को हम एटीपी के अंदर लॉक कर देते हैं। हमारी जो सेल्स होती हैं वो एटीपी के अंदर शुगर से ट्रांसफॉर्म कर देती हैं, और इस तरीके से एटीपी बन जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये एटीपी बन रहा है, यहाँ पर ये जो बाहर साइटोसॉल में ये ग्लाइकोलाइसिस हो रही है। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन का चैप्टर हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जस्ट आपको बताने के लिए कि माइटोकॉन्ड्रिया किस तरीके से काम करता है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो अंदर जो क्रैब साइकिल, जिसको हम लोग टीसीए साइकिल होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, और वहाँ पर ही एटीपी का प्रोडक्शन होता है मेजरली। ओके, सो एटीपीज जो हैं वो हमारे डायरेक्ट एनर्जी सोर्स होते हैं, या हम इनको एनर्जी करेंसीज बोलते हैं। और इन्हीं एनर्जी करेंसीज की वजह से हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सेल के अंदर, वो सारी की सारी बहुत ही इजीली हो पाती हैं, राइट। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो फिशन से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी न्यूली डिवाइडेड यूकैरियोटिक सेल होती है वो नए माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोड्यूस नहीं करती। बिल्कुल, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि जितनी भी हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो नए माइटोकॉन्ड्रिया अपनी तरफ से नहीं बनाती। कोई भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो कि नया माइटोकॉन्ड्रिया बने, बल्कि जो पुराने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वही पुराने माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करते हैं और वो दोबारा से डॉटर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ जो ये फिशन हो रहा है, इस फिशन में ये पेरेंट जो या मदर माइटोकॉन्ड्रियल सेल है, और ये फिशन के थ्रू 2 सेल्स के अंदर ये
कन्वर्ट हो रही है और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया बन गए। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो 2 में डिवाइड हो गया, डबल इस तरीके से नंबर्स होते हैं। और जब सेल डिवीजन होता है तो ये जो डॉटर सेल्स होती हैं ये न्यू सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं। तो कुछ माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स, डॉटर सेल्स, पुरानी सेल्स में जो पुरानी सेल्स से जो 2 नई सेल्स बनती हैं, डॉटर सेल्स बनती हैं, उसके अंदर इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। नाउ न्यूक्लियर जीन्स जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स जो माइटोकॉन्ड्रियल डिवीजन के लिए चाहिए उनको वो कोड करते हैं। इसका मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है, बिकॉज न्यूक्लियर डीएनए के अंदर वो जीन्स होते हैं जो कि इसके फिशन को कैरी आउट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग यूजुअली सेल फ्री कल्चर में हम लोग इसको ग्रो नहीं कर सकते या हम इसका फिशन नहीं देख सकते। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे, पर्टिकुलरली इस स्लाइड के अंदर आप उनको थोड़ा सा ज़रूर देखिए और एक बार रिवाइज करने की या 2 बार रिवाइज करने की उनको कोशिश कीजिए और अपने माइंड में रखिए, बिकॉज ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। चलिए हम आज की क्लास को हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं और हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।